नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम यूपी ट्रिपल एससी पेट घटना चक्र एमसीक्यू देख रहे हैं, जो कि पेट एग्ज़ाम के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम इसमें भारत का भूगोल देख रहे हैं। भारत के भूगोल में हम 4 पार्ट करा दिए थे, आज हमारा 5वां पार्ट होगा। चलिए हम देखते हैं। आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय धरती पर सफलता से उगाया जा सकता है? तो क्या उगाया जा सकता है अम्लीय धरती पर? तो खीरा उगाया जा सकता है। डिटेल देखते हैं। हल्की अम्लीय मृदा में खीरा सफलतापूर्वक उगाया जाता है। न्यूट्रल मृदा वह होगी जिसका जो है पीएच परास 6.6 से 7.3 हो। इससे कम परास वाली अम्लीय मृदा कहलाएगी। खीरा का पीएच रेंज जो है 5.5 से 7 है। सामान्य फसल उगाने वाली मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के मध्य होना आवश्यक है। भारत में सर्वाधिक क्षारीय मृदा क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, जबकि सर्वाधिक लवणीय मृदा क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है। फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति है। डिटेल देखते हैं। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायविक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजन के से होता है। इस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। लाल मिट्टी का लाल रंग जो है किसके कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, 2017 से 18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। FAO द्वारा जारी द ग्लोबल इकोनॉमी ऑफ पल्स 2029 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का पहला स्थान है। दालों के अलावा दूध जूट उत्पादन में भी भारत का प्रथम स्थान है। दाल के साथ साथ दूध और जूट के उत्पादन में भी पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है हमारा, श्वेत क्रांति में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादन देश बन गया है। डिटेल देखते हैं। श्वेत क्रांति से भारत विश्व का सबसे बड़ा दाल उत्पादन देश बन गया है। ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम वर्ष 1970 शुरू हुआ। श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तो 2018 से 19 के दौरान भारत द्वारा कुल कितने मिलियन टन अनाज का उत्पादन किए जाने का अनुमान है? 18 से 19 पूछा है तो 283.37 है। देख लेते हैं डिटेल। वैसे आपको अभी का याद करना है, 19-20 याद रखना है। 3 जून 2019 को वर्ष 2018 से 19 का तीसरा अंतिम अनुमान जारी किया गया। इस दौरान भारत द्वारा 283.37
0.37 मिलियन टन अनाज उत्पादन किए जाने का अनुमान था, जिसमें चावल का जो है 115.63 मिलियन टन तथा गेहूं का जो है 101.20 मिलियन टन उत्पादन का अनुमान था। आगे देखते हैं। चूंकि भारत में अनाज के अंतर्गत चावल गेहूं उत्पादन पूछा गया है, जो कि कुल जो है 216.83 मिलियन टन था, यह उत्तर विकल्प में नहीं है। वर्ष 2019-20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान अनुसार जो है 296.65 मिलियन टन अनाज उत्पादन का अनुमान है। 2019 से 20 में कितना है तो 296.65 है मिलियन टन है। आगे देखते हैं। सर्दी मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। जी सही है, सर्दी मौसम के दौरान रबी की फसल की खेती की जाती है। भारत में रबी फसल की बुआई सर्दी मतलब अक्टूबर से नवंबर के मौसम में होती है। गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू आदि रबी फसल के उदाहरण है। खरीफ फसल की बुआई जो है जून जुलाई के महीने में होती है और खरीफ फसलें हैं तो चावल है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, मूंगफली है, तिल आदि जो है खरीफ फसल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती हैं या पशु पालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से? जीविका कृषि के नाम से। अगला क्वेश्चन है हमारा, खेती का वह प्रकार जिसमें किसान और उनका परिवार अपने जीवन निर्वाह के लिए खाद्य फसलों का उत्पादन करता है, साथ में पशुपालन भी करता है, उसे जीविका कृषि कहा जाता है। ठीक है, चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है? तो कौन सी है? कपास जो है खरीफ फसलें हैं, जबकि चना, गेहूं, सरसों ये सब रबी फसलें हैं। अगला देखते हैं डिटेल। गेहूं, चना, सरसों रबी की प्रमुख फसलें हैं, जबकि कपास खरीफ की फसल है। कपास एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय नगदी फसल है। कपास जो है एक उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय नगदी फसल है। इसे सफ़ेद सोना कहा जाता है। इसका मूल स्थान भारत ही है। इसके उत्पादन के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है? क्या नहीं है? तो यह मानसून पर निर्भर है, सही है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, यह भी सही है। यह निर्वाह कृषि है, यह भी सही है। इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, जी नहीं, हमारे यहाँ औद्योगिक फसलों की प्रधानता नहीं है। अगला देखते हैं डिटेल। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय कृषि की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे मानसून पर निर्भरता, दूसरा है देश की आबादी का अधिकतम भाग। भारत की आर्थिक समीक्षा 2017 से 18 के अनुसार जो है 49%, 49% कृषि से रोजगार प्राप्त करता है। नंबर 3 है जोतों का छोटा आकार है हमारे यहाँ। उसके बाद 4th नंबर है जनसंख्या का अत्यधिक दबाव है। 5th नंबर है हमारा प्रति हेक्टेयर कम उत्पादन है हमारे यहाँ की। 6ठा जो है खाद्यान्न उत्पादन को प्राथमिकता है।
7th है हमारा कृषि को जीविकोपार्जन का साधन मानना आदि है, किंतु औद्योगिक फसलों की प्रधानता भारतीय कृषि की विशेषता नहीं है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2016 से 17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन लगभग कितना है? तो 275 मिलियन टन, 275 है। चलिए डिटेल देखते हैं। 2016 से 17 के दौरान भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन 275.11 मिलियन टन था, जो कि वर्ष 2019 से 20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार भारत में कुल खाद्यान्न उत्पादन जो है 296.65 मिलियन टन है, 296.65 मिलियन टन अनुमानित है 2019 से 20 में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया जाता है? तो किसका अत्यधिक उत्पादन किया जाता है? तो हमारे यहाँ जो है गेहूं और चावल का, गेहूं चावल का। चलिए दोस्तों डिटेल देखते हैं। डिटेल है हमारा, भारत में 1966 से 67, 1966 से 67 में हरित क्रांति को औपचारिक तौर पर अपनाया गया और प्रारंभ में उच्च उत्पादन किस्मों का प्रयोग गेहूं, चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का में ही किया गया, परंतु भारतीय हरित क्रांति के दौरान गेहूं और चावल का अत्यधिक उत्पादन किया गया था। इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? तो किसने अनिवार्य बनाए हैं? कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने। किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है? तो कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने। डिटेल देखते हैं। कृषि लागत एवं कीमत आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशंसित करना अनिवार्य बनाया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादन है? तो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है। वर्ष 2018 से 19 के आंकड़ों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। उत्तर प्रदेश के बाद क्रमशः मध्य प्रदेश, पंजाब का स्थान है। खाद्यान्न की मुख्य फसलों में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक गेहूं जो है उत्तर प्रदेश में, और सर्वाधिक मक्का जो है कर्नाटक में, और सर्वाधिक सरसों और राई जो है कहाँ पे? राजस्थान में पैदा होती हैं। उसके बाद 2019 से 20 के वर्ष चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन राज्य शीर्ष पे है। तो कौन कौन से कुल खाद्यान्न उत्पादन राज्य हैं शीर्ष पे? पहला स्थान उत्तर प्रदेश है, दूसरा मध्य प्रदेश का है, और तीसरा पंजाब का है। 19 से 20 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार कुल खाद्यान्न उत्पादन में शीर्ष राज्य है, पहला उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर पंजाब है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को जो है जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग नाम से भी जाना जाता है। पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। डिटेल देखते हैं। पर्यावरण अनुकूल खेती इको फार्मिंग जो कि
पर्यावरण अनुकूल खेती इको फार्मिंग को जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग भी कहा जाता है। इस खेती में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों, खरपतवार नाशियों आदि का प्रयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसमें जो है जीवाश्म युक्त खादों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सहकारी खेती कोऑपरेटिव फार्मिंग जो है एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। डिटेल देखते हैं। वह खेती जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों का वितरित करते हैं, सहकारी खेती कहा जाता है। इस खेती के अंतर्गत किसान परस्पर लाभ के उद्देश्य से स्वेच्छा पूर्वक अपनी भूमि, श्रम, पूंजी को एकत्रित करके सामूहिक रूप से खेती करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उच्च पैदावार वाले बीज की किस्में सोनालिका और कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है? तो गेहूं से है। उच्च पैदावार वाली किस्में सोनालिका, कल्याण सोना गेहूं की प्रमुख किस्में हैं। गेहूं की देश में विकसित सबसे अधिक पौष्टिक किस्म जो है HD 3226 पूसा यशस्वी है। गेहूं की अन्य किस्में हैं गोमती है और मंदाकिनी है। गोमती है के 9465 है, मंदाकिनी के 9351 है, त्रिवेणी जो है के 1820 है, गंगोत्री के 9162 है। इसको आप लोग ऐसे याद करिए। विकसित सबसे अधिक पौष्टिक किस्म जो है गेहूं की कौन है? तो पूसा यशस्वी है। उसके बाद जो है अन्य जो है किस्में क्या हैं? तो गोमती है, मंदाकिनी है, त्रिवेणी है, गंगोत्री है। गोमती, मंदाकिनी, त्रिवेणी, गंगोत्री ये सब गेहूं की किस्में हैं। और सबसे अधिक पौष्टिक किस्म कौन है? तो पूसा यशस्वी है। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? तो टमाटर की है। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है? तो टमाटर की है। डिटेल देखते हैं। पूसा हाइब्रिड 4 टमाटर की संकर हाइब्रिड किस्म है। इसे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है। यह पूसा 120 एवं चीकू की संकर नस्ल है। 1 हेक्टेयर में 550 क्विंटल टमाटर की पैदावार होती है। अगला क्वेश्चन है, पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? तो टमाटर की है। पूसा रूबी किसकी उन्नत किस्म है? टमाटर की है। डिटेल देखते हैं। पूसा रूबी टमाटर की उन्नत किस्म है। टमाटर की अन्य उन्नत किस्में हैं अर्का, विकास, पूसा, अर्ली, ड्वार्फ आदि है। गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती हैं? तो गन्ने का ऊपरी जो है 1/3 भाग से, गन्ने के ऊपरी 1/3 भाग से। जब गन्ने की रोपाई की जाती है तो गन्ना केवल तने के हिस्से या कलमों या संपूर्ण तना द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। गन्ने के रोपण सामग्री अपरिपक्व गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग का प्रयोग किया जाता है। गन्ने के ऊपर भाग का
गन्ने के ऊपरी भाग का अंकुरण जो है 100%, बीच में 40%, निचले भाग में केवल 19% होता है। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है? तो क्या है? तो 3 से 5 किग्रा है प्रति हेक्टेयर। तंबाकू की प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है 3 से 5 किग्रा होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गेहूं को छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं। मक्का, बाजरा, रागी, ये सब खरीफ है, गेहूं रबी है। गेहूं रबी की फसल है, अतः गेहूं को छोड़कर सभी जो है मक्का, रागी, बाजरा खरीफ फसलें हैं। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी बसंत में कटाई की जाती है, फसलें क्या कहलाती हैं? रबी की फसल। रबी फसलों की बुआई के समय कम तापमान तथा पकते समय शुष्क और गर्म वातावरण की आवश्यकता होती है। ये फसलें सामान्यतः अक्टूबर-नवंबर के महीने में बोई जाती है तथा मार्च-अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों आदि। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न की है? तो पीली क्रांति ने। डिटेल देखते हैं। तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि लाने के उद्देश्य से नवीन रणनीति के तहत खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास रणनीति को पीली क्रांति नाम दिया गया है। भारत में पीली क्रांति के पिता सैम पित्रोदा हैं। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो गर्म और नम की, दोनों की। खरीफ फसल मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और अक्टूबर-नवंबर में काट ली जाती है। इसके लिए गर्म और नम मौसम की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है? तो कहाँ की है? पंजाब राज्य की वाणिज्यिक फसल है चावल। चावल पंजाब और हरियाणा वाणिज्यिक फसल है। हरियाणा की वाणिज्यिक फसल है। पंजाब और हरियाणा का जो है वाणिज्यिक फसल चावल है, लेकिन उड़ीसा के लिए यह निर्वाह फसल है। उड़ीसा के लिए यह क्या है? निर्वाह फसल है चावल। भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं? तो 3 पाई जाती हैं। भारत में बुआई के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है, जिन्हें जो है रबी, खरीफ, जायद के नाम से जाना जाता है। चलिए इनसे संबंधित देख लेते हैं। फसल, बुआई, कटाई और उदाहरण देख लेते हैं। तो रबी की फसल जो है अक्टूबर-नवंबर में बुआई होती है, मार्च-अप्रैल में कटाई हो जाती है। रबी फसल के अंतर्गत सरसों, गेहूं, आलू, चना, मटर आदि आते हैं। इधर जो है खरीफ की फसल जो है जून-जुलाई में जो है बुआई की जाती है और सितंबर से अक्टूबर में जो है कटाई की जाती है। और इसमें जो है धान, मक्का, सोयाबीन, बाजरा आदि आते हैं। जायद की फसल जो है जायद की फसल फरवरी-मार्च में बुआई होती है और मई में कटाई हो जाती है। इसमें खरबूज, तरबूज, मूंग और यही सब आते हैं। खीरा, ककड़ी सब आते हैं, ये सब जायद में आएंगे। चलिए देखते हैं आगे।
अगला क्वेश्चन है, खेती से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पे है। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। विश्व बैंक के वर्ष 2016 के आंकड़ों के अनुसार खेती योग्य भूमि के मामले में भारत प्रथम पर है, जबकि उपज के मामले में जो है चीन के पश्चात भारत दूसरे स्थान पे है। खेती के मामले में या जमीन के मामले में पहला स्थान है भारत का, और जबकि उपज में देखा जाए तो चीन है। भारत में गेहूं की औसत पैदावार क्या है? तो 2000 किग्रा प्रति हेक्टेयर से अधिक है। 2018-19 में देखते हैं क्या रहा। 2018-19 के चतुर्थ अग्रिम अनुमान के अनुसार जो है भारत में गेहूं की औसत पैदावार जो है 3507 किग्रा प्रति हेक्टेयर है। इसे याद रखिएगा। कितना है 1819 में? 3507 किग्रा प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल गन्ना उत्पादन का कितना प्रतिशत उत्तर प्रदेश पैदा करता है? तो कितना जो है 25 से 40%। 25 से 40% तक। प्रश्न काल के अनुसार भारत के कुल गन्ना उत्पादन का लगभग 25 से 40% उत्तर प्रदेश पैदा करता है। वर्ष 2019 से 20 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में जो है 50.16%, महाराष्ट्र जो है 18.18% है, कर्नाटक का जो है 8.88% रहा है गन्ना उत्पादन में। तो सबसे ज़्यादा किसका रहा है? यूपी का ही रहा है। 2019 से 20 का आंकड़ा है लगभग 50%। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो वो प्रथम स्थान है। डिटेल देखते हैं। उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन देश में प्रथम स्थान है। 1920 में आंकड़ों के अनुसार जो है पहला उत्तर प्रदेश है, दूसरा महाराष्ट्र है, तीसरा कर्नाटक है। पहला उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से दो जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं? क्या क्या है? तो मोल्ड बोर्ड हल है और मृदा खुदाल है, सबसॉइलर जिसे कहते हैं। बी सही है। चलिए देखते हैं जुताई के प्राथमिक उपकरण हैं कौन कौन है। तो मोल्ड बोर्ड है, डिस्क हल है, रोटरी टिलक है, या कल्टीवेटर जिसे बोलते हैं छेनी हल है और छेनी हल है, तथा सबसॉइलर मृदा खुदाल जिसे कहते हैं, जबकि डिस्क हैरो द्वितीय और टिलेज उपकरण है। सिंचाई में जल प्रयोग की कुशल मितव्ययिता के अनुसार कौन सी प्रणाली श्रेयस्कर है? तो ड्रिप प्रणाली है। डिटेल देखते हैं। ड्रिप इरिगेशन सिंचाई की एक विशेष विधि है जिसमें पानी और खाद की बचत होती है। इस विधि में पानी को पौधों की जड़ों पर बूंद बूंद करके टपकाया जाता है। इस कार्य के लिए वाल्व, पाइप, नालियों तथा एमीटर का नेटवर्क लगाना पड़ता है। इसे जो है टपक सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई भी कहते हैं, जबकि फरो प्रणाली कुंड सिंचाई से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है,
वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो फसल रोपण सूचकांक कहते हैं। फसल रोपण सूचकांक कहते हैं। वार्षिक क्रम और वर्षांतर फसल उगाने की व्यवस्था को फसल रोपण अनुक्रम कहते हैं, जबकि फसल उगाने के सभी अवयव, उनका आपसी संबंध एवं उन अवयवों तथा वातावरण का आपस में समाविष्ट होना फसल रोपण विधि कहलाता है। लंबवत खेती कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका है, जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे कि हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिला इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य फसलों की खेती की जाती है। लंबवत खेती में खेती सपाट जमीन पर न होकर बहुमंजिली इमारतों में होती है। इसे एक तरह का बहुमंजिला ग्रीन हाउस भी कहा जाता है। वर्टिकल फार्मिंग में हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। वर्टिकल फार्मिंग में ही पारंपरिक तरीकों की तुलना में 10 गुना कम पानी और 100 गुना कम भूमि का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रतिवर्ष भारत में कितना कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है? तो कितना निकलता है? 350 मिलियन टन। 350 मिलियन टन। भारत में प्रतिवर्ष 350 मिलियन टन कृषि का कूड़ा और खरपतवार निकलता है। अगला क्वेश्चन है, कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है क्या है? वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। कुल खेती क्षेत्र से तात्पर्य है वर्ष में शुद्ध खेती किया गया क्षेत्र प्लस वह क्षेत्र जिसमें एक बार से अधिक खेती की गई हो। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी रूट क्रॉप नहीं है? क्या नहीं है? तो ईख जो है रूट क्रॉप नहीं है। बाकी शकरकंद, आलू, चुकंदर, ये सब क्या है? रूट क्रॉप है। आलू व गन्ना रूट मतलब जड़ नहीं बल्कि तना है, जबकि शकरकंद व चुकंदर जड़ है। ये विभेद वनस्पति विज्ञान के लिए उपयुक्त है, लेकिन कृषि विज्ञान पाक शास्त्र में रूट क्रॉप उन सभी फसलों को कहा जाता है जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं और खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती हैं। तो रूट क्रॉप क्या है? तो इनके अनुसार कृषि विज्ञान एवं पाक शास्त्र के अनुसार जो है रूट क्रॉप उसे कहते हैं जो जमीन के अंदर विकसित होती हैं, उसे रूट क्रॉप कहा जाता है। तो इसके मुताबिक जो है यहाँ ईख जो है रूट क्रॉप नहीं है। बाकी शकरकंद, आलू, चुकंदर रूट क्रॉप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है यदि, तो क्या होगा इसमें? यदि पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी हो। दाना निकालने की गति अत्यधिक हो, नहीं इसकी गति अधिक हो, नहीं। ये एक थ्रेशर द्वारा दानों का अधिक नुकसान होता है तब होता है जब पकी फसल को थ्रेशर में डालने में कमी होती है। यही सही होगा। ठीक है।
चलिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वीडियो यहीं पे समाप्त हुआ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए और चैनल सब्सक्राइब न किए हो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। पिछला वीडियो यदि आप लोग नहीं देखे तो जाके देख लीजिए, प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं। PDF चाहिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए हमारा, वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगी। चलिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।